बाबा साहेब की बात सुनकर दिग्विजय, अंकुश और सूरज तीनों ही चौंक गए। इससे पहले कि कोई भी कुछ बोलता, किरण देवी अंदर से ही चिल्लाते हुए बोली, अरे हम का जाने कि तुम्हारा उपाला हुआ जानवर और ऊ की मेहराऊ कहाँ गई। घर में तुम्हारे थे, लेकर ऊ को तुम गए थे, तो जो किया होगा तुम ही ने किया होगा ना ऊ के साथ। अब यहाँ का ढोंग रचाने आए हो। जिस घर में आप जैसी औरत हो ना माता जी, उस घर में कभी कुछ सही नहीं हो सकता। खैर, बहसबाजी के मूड में हम है नहीं, और औरतों के मुंह लगना हमें पसंद नहीं। बोलो सूर्या, तुम बोलो, तुम्हारा बोला हुआ शब्द ही हमारे लिए सच होगा। काहे से हमारा भैरव तुम्हारी बिटिया को लेकर तुम्हारे घर आया था। तुम बताओ, कहाँ है वो दोनों? देखो चौहान, वो दोनों यहाँ नहीं आए हैं। मुझे बताओ पहले पूरा मामला क्या है। क्यों बाबा, मामला क्यों पूछ रहे हैं आप? वो लड़की इनके घर गई थी, अब ये उसे मारे या फिर कुछ भी करे, इससे हमें क्या लेना देना। मुंह बंद। जब यहाँ बड़े खड़े हैं और बात कर रहे हैं तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। और चौहान, तुम, यहाँ कोई नहीं आया है। मामला बताओ, इतने आदमियों को लेकर यहाँ क्यों आए हो? मार दिया कहा हमारी बिटिया को, जो यहाँ खबर करने आ गए? हम मार देंगे उका। अगर यहाँ नहीं आए तो वो दोनों कहाँ गए? देखो सूर्या, तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले गए थे हम, अब वो हमारे घर की धरोहर बन गई है। नुकसान पहुंचाने में तुम सबका भरोसा नहीं है हमको। अगर उसकी फिक्र होती तुमको तो उसको हमारे गांव में ना ब्याहते। तो इतना तो हमें पता है कि अगर दोनों तुम्हारे सामने आए होंगे तो तुम्हें भी दुश्मनी निभाए बिना चैन न पड़ा होगा। अब शराफत से बताओ कि दोनों बच्चे कहाँ हैं? यहाँ नहीं आए और तुम गलत समझ रहे हो। वो दोनों यहाँ नहीं आए और तुम भी जानते हो कि हम झूठ नहीं कहते। हमारी बात गांठ बांध लो सूर्या, हमने अपने आप को बहुत रोक रखा है। अगर भैरव, बहुरिया या हमारे गांव का एक आदमी का बाल भी बांका हुआ, तुमरे किसी भी आदमी के हाथ या फिर तुमरे हाथ बहुत गहरा नुकसान पहुंचाएंगे हम तुमको। ये सूर्या हवेली में सिर्फ लाशें बिछी मिलेंगी और इनका अंतिम संस्कार करने के लिए एक हाथ सलामत ना रहेगा। बाबा साहेब अभी हद गुस्से में थे। उन्होंने किरण देवी और दिग्विजय को देखते हुए वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, अब उस लड़की का तुम लोगों से कौनो लेना देना नहीं रहा। अब उस पर नारायण महल का हक है। तो इसका एक चेतावनी समझकर सुन लो कि बाकी दुनिया में चाहे जहां होंगे वो दोनों, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। बाबा साहेब जैसे ही मुड़कर वहां से वापस जाने लगे, वैसे ही सूर्य हवेली का एक आम सा नौकर अचानक ही अपने पास से एक धारदार हथियार निकालकर बाबा साहेब पर हमला कर बैठा। बाबा साहेब पर हमला होते ही उनके एक आदमी ने बाबा साहेब को अपनी तरफ खींच लिया। इसमें बाबा साहेब तो बच गए, लेकिन सामने खड़े नौकर के कंधे पर चाकू जा लगा। बाबा साहेब, जो हमेशा हाथ में लकड़ी लेकर चलते थे, उन्होंने उस लकड़ी को खींचकर उस लकड़ी के अंदर से एक चाकू निकाला और फिर सामने खड़े उस हमलावर नौकर के गले पर रखकर उस चाकू को जोरों से रेत दिया। हमला करने वाला नौकर अगले ही पल जमीन पर मरा हुआ पड़ा था। इस पर अंकुश ने जोर से चिल्लाकर वहां के गर्म हो चुके माहौल को शांत करते हुए बोला, कोई कुछ नहीं करेगा, मना किया था ना, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। इस आदमी को किसने बोला? किसका आदमी था ये? दिखा दी ना औकात। अभी इतनी उम्र भी ना हुई तुम्हारी जो मर्दानगी भूल कर पीठ के पीछे से वार करवा रहे हो। जा रहे हैं हम और देखते हैं कैसे तुम हम पर वार कराते हो। अब हमला करने वाले नौकर की जान लेने के बाद बाबा साहेब वहां से चले गए। जीपों का काफिला उनके साथ ही वहां से रवाना हो गया और उस घायल नौकर को लेकर दवाखाने की तरफ निकल पड़े। दवाखाने पहुंचते ही बाबा साहेब के दो नौकरों ने उस घायल नौकर को उठाकर अंदर वैद्य के पास लेकर गए। अंदर उस घायल नौकर का इलाज चल रहा था और दवाखाने के बाहर बाबा साहेब चिंता में इधर उधर घूम रहे थे। तभी एक नौकर उनके पास आया और उनके कानों में कुछ कहने लगा। बाबा साहेब नौकर की बात सुनते ही बिल्कुल हैरान रह गए। इस पर वो जल्दी से दवाखाने के अंदर गए और जाते ही उन्होंने देखा कि यति और भैरव दवाखाने में ही शांति से बैठकर सो रहे थे। यति लेटी हुई थी और उसका सिर भैरव की गोद में था। यति के माथे पर चोट का मरहम, पट्टी लगी हुई थी और वो भी गहरी नींद में सोई हुई थी। वहीं पर भैरव अपने एक हाथ से यति के चेहरे को थामे हुए था और दूसरे हाथ से यति के बालों को सहलाते हुए ही सो गया था। मालिक, आप कहें तो भैरव को उठा दूं? इस पर बाबा साहेब ने सिर हिलाकर उस नौकर को मना कर दिया और बाहर चलने का इशारा किया।
नहीं, कौनो जरूरत नहीं है कोई शोर मचाने की कि हमने यहाँ का देखा। यहाँ जो भी देखा तुमने और अभी अभी उधर हवेली में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल जाओ। भैरव को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि अभी अभी आज का हुआ था। जीप में बैठते हुए बाबा साहेब ने उन तीनों नौकरों को समझाते हुए कहा, एक बात कान खोलकर सुन लो सब। भैरव को या बहुरिया को कभी पता ना चले कि आज का हुआ था। भूल जाओगे आज जो कुछ हुआ। और महल में भी सबको यही बताना, कोई उस बात के बारे में चर्चा भी ना करे, वरना जबान काट के पोंछा में लपेट देंगे और फिर पूरा महल साफ करवाएंगे हम। वहीं दूसरी ओर यति और भैरव इस बात से अनजान दवाखाने में ही सो रहे थे कि अचानक ही सोते हुए भैरव की आंख खुली। उसने देखा यति नींद में बड़बड़ाते हुए पानी मांग रही थी। भैरव जैसे ही उठने लगा उसने पाया कि यति अभी भी उसकी गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी और एक हाथ से उसने भैरव के कुर्ते को अपनी मुट्ठी में भर रखा था और वहीं भैरव का भी एक हाथ उसके चेहरे को संभाले हुए था और दूसरा हाथ यति के बालों में उलझा हुआ था। उसने धीरे से अपने हाथों को यति के गाल और बाल से अलग किया और फिर उसके सर को नीचे बेंच पर रखते हुए खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद वैद्य ने यति के माथे और गले पर हाथ लगाया और फिर जांच करते हुए भैरव से कहने लगा, जरूरत नहीं है आपको इनको यहाँ रखने की। अब जहर भी उतना नहीं नजर आ रहा जितना तब नजर आ रहा था जब आप इन्हें लेकर आए थे, और बुखार भी पहले से थोड़ा कम है। बस घर पर जाकर इन्हें ठंडे पानी की पट्टियां कर देना और मोटा कुछ पहना देना जिससे इनके शरीर पर पसीना निकले। अगर ठंड इनको इसी तरह से जकड़े रहेगी तो मुमकिन है कि जहर वापस से फैलने लग जाए। पसीना निकलना बहुत जरूरी है मरीज का। आपकी दवाइयाँ मैंने पहले से ही तैयार कर रखी हैं, आप इन्हें ले जा सकते हैं। पर्चा संभाल के रखिएगा, मैं कल किसी को आपके महल भिजवा दूंगा, वो वहीं रुककर कुछ दिन इनकी देखभाल करेगा। भैरव यति को लेकर अब नारायण महल के लिए निकलने वाला था। भैरव यति को लेकर वापस जीप की ओर आ गया। उसने यति को जीप में बैठाया और उसे सीट बेल्ट पहनाते हुए उसके सिर को ठीक से सीट पर रखने लगा। भैरव यति के सिर को ठीक कर ही रहा था कि तभी यति ने धीरे से अपनी आंखों को खोला और फिर भैरव को बेहद खामोशी से देखने लगी। भैरव की नजरें जैसे ही यति की नजरों से टकराई, दो पल के लिए उसकी धड़कनों में एक जोरदार धमाका पैदा हुआ। दो पल के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सब थम गया। भैरव यति की आंखों में देख रहा था। यति भी बस उसे देखे ही जा रही थी कि तभी यति ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। यति की आंखों को बंद करने के बाद भी भैरव की नजरें यति पर ही टिकी हुई थी। इस पर उसने देखा कि अभी भी यति की आंखों से आंसू टपककर उसके गालों तक जा रहे थे। भैरव ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और फिर उसकी आंखों से निकले हुए आंसुओं को पोंछते हुए उसके चेहरे पर धीरे से फूंकने लगा। भैरव ने जैसे ही उसके चेहरे पर हल्के से फूंका, यति के चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कुराहट आ गई और वो वापस से सो गई। भैरव यति को बेहद ध्यान से देख रहा था। उसकी नजर यति के मुस्कुराते हुए होठों पर गई, जो पहली बार बिना झिझक के भैरव के सामने खुशी से मुस्कुरा रहे थे। भैरव यति को अपने सामने मुस्कुराता हुआ पहली बार देख रहा था। इस बार उसने एक बार फिर से यति के चेहरे पर बेहद हल्के से फूंका। भीनी सी हवा चेहरे पर लगते ही यति ने एक बार फिर से धीरे से मुस्कुराकर अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके सोने लगी। भैरव ने यति के चेहरे को अपनी तरफ कर लिया। अब यति के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। इस पर कुछ ही पलों में भैरव का ध्यान टूटा और फिर उसने यति को ठीक से बैठाते हुए खुद भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। भैरव ने जैसे ही जीप चलाई कि तभी एक कुत्ता जीप के सामने से भागता हुआ गुजरा। भैरव ने जीप चलाई ही थी कि सामने से कुत्ते के गुजरने पर भैरव ने अचानक से ही ब्रेक मार दिया। जीप रुकते ही जोर का एक झटका उन दोनों को ही लगा, जिससे भैरव ने बिना कुछ सोचे ही यति के सामने हाथ करते हुए उसे गिरने से बचा लिया। झटका लगने से यति की भी आंखें एकदम से खुल गईं और उसकी नींद पूरी तरह से उड़ गई। यति ने अपनी पलकों को जोर से झपकते हुए सामने देखा तो पाया कि वो जीप में बैठी हुई थी और उसके सीने पर भैरव का हाथ था। वो गांव के बीचों बीच थी और काफी अंधेरा हो चुका था। भैरव जल्दी से अपने हाथों को हटाते हुए उसे देखने लगा। सामने कुत्ता आ गया था, ब्रेक नहीं मारता तो वो मर जाता। ये तुमने किया है मेरे साथ ऐसा? मेरे हाथ पैर सब इस चादर से क्यों बांध दिए? कहाँ लेकर आए हो मुझे? मुझे वापस बेचने जा रहे हो?
तुम जैसा घटिया इंसान अब मेरे साथ क्या करना चाहता है? भैरव ने जीप से उतरते हुए अपनी जीन्स से रुमाल को निकाला और फिर उसे एक पट्टी की तरह यति के मुंह पर बांध दिया। खामोश हो जाओ। तुम जितना शोर मचाओगी उतना बुरा करूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन अगर बिना आवाज के चुपचाप रहोगी तो वादा करता हूँ कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। भैरव की बातें यति के लिए किसी धमकी से कम नहीं थी। दवाखाने लेकर आया था तुम्हें, तुम्हारे सिर से खून बहने लगा था और चोट का जहर शरीर में फैला हुआ था। अब वापस महल के लिए निकल रही हैं। और क्या कहा तुमने कि तुम्हें मैं बेचने जा रहा हूँ? ये देखो, जीता हुआ मनी इंस्टेंटली विथड्रॉ भी हो गया। बेचने को तो मैं बेच दूं, पर डर है कि तुम जैसे कचरे को पसंद कौन करेगा। कुछ ही देर में भैरव जैसे ही महल के दरवाजे तक पहुंचा, उसने एक बार फिर से अचानक ही जीप को रोका। जीप के सामने नारायण सिंह चौहान बेहद गुस्से में खड़े हुए भैरव का इंतजार कर रहे थे। बाबा साहेब को देखते ही यति और भैरव दोनों ही डर गए थे। यति ने बंद मुंह से चीखते हुए बाबा साहेब की ओर देखा। इस पर भैरव जल्दी से जीप से उतरा और भागकर बाबा साहेब के पास पहुंचा। बाबा साहेब का गुस्सा देखते हुए भैरव खुद ही धीरे से बाबा साहेब को सब कुछ बताने लगा। ये लड़की अचानक से बेहोश हो गई थी, दवा लेने गया था इसकी। माफ करिएगा, आपको बताना भूल गया। बहुरिया को अंदर लेकर जाओ। इस पर भैरव भागकर वापस आया और यति की सीट बेल्ट खोलते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, लड़की, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, और अगर तुमने अपने मुंह से मेरे खिलाफ एक शब्द भी निकाला ना तो अपना अंजाम सोच लेना। ना रहेगा वादा और ना बचोगी तुम। भैरव यति को लिए हुए बाबा साहेब के सामने पहुंचा और वहीं आंगन में पड़ी हुई बाबा साहेब की कुर्सी पर यति को बिठाने का इशारा देते हुए बाबा साहेब ने भैरव को घूर कर देखा। बाबा साहेब ने यति को ऊपर से नीचे देखा। यति बंधी हुई हालत में बाबा साहेब को देख रही थी। मुझसे दोबारा ये गलती नहीं होगी। लेकिन बाबा साहेब ने गुस्से में ही भैरव के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही भैरव जमीन पर लड़खड़ा कर गिर गया। यति भी बेहद घबरा गई थी। भैरव वापस से उठा और अपने आप को संभालकर वापस बाबा साहेब के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। बाबा साहेब ने गुस्सा दिखाते हुए भैरव के सीने पर एक लात मारते हुए उसे वापस से जमीन पर गिरा दिया। भैरव एक बार फिर से जमीन पर गिरते ही उठा और बाबा साहेब के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। बाबा साहेब ने भैरव के चेहरे को अपने हाथों से दबोचते हुए उसे घूर कर देखा। ई तूने इसका का हालत बनाया हुआ है रे? बता कर नहीं गया, हमका कोई मलाल नहीं है, लेकिन घर की बहुरिया को जो नई नई दुल्हन बन के परसों ही आई है, ऊका इस तरह से बांध के रखे हो तुम? अकल बुद्धि सब चली गई घास चरे का। भैरव ने हैरानी से बाबा साहेब को देखते हुए यति की ओर देखा। बाबा, आप इसलिए नाराज हैं कि ये लड़की इस हालत में है, न कि इसलिए कि मैंने आपको बिना बताए यहाँ से पैर बाहर निकाला और गायब रहा। बहस करेगा तू अब हमसे? भैरव खामोशी से सिर झुकाकर बैठ गया। चल ले जा अंदर इसको, और इसको कोनो तकलीफ हुई ना बेटा तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे हम। इसको इतना चोट कैसे आया? मटका मारा है ना इसके सिर पर तूने? इस पर भैरव ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। नहीं, मैंने ये सब नहीं किया। इसे पहले से चोट लगी थी, घूंघट के कारण, शायद आपने देखा नहीं था। जब खरीदा था इसे तभी से थे घाव इसे। अच्छा, झूठ बोलेगा अब? और इसका हाथ पांव किस खुशी में बांधा है रे? ये हाथ पांव चलाती है भाई, बंदी को बहुत ज्यादा चलाती है। दवा पट्टी में दिक्कत ना हो इसलिए बांध दिया है। इतना बोलकर भैरव जैसे ही उठने लगा, बाबा साहेब ने चिल्लाते हुए कहा, ए, उठने की इजाजत किसने दी तुमका? हाँ? जब तक ना बोलूं बैठा रहे घुटनों पर। भैरव के चेहरे पर भी गुस्सा साफ झलक रहा था, क्योंकि बाबा साहेब यति का पक्ष लेते हुए भैरव को सजा दे रहे थे, लेकिन वो चुपचाप से जमीन पर बैठा हुआ था। बाबा साहेब यति के पास आए और उसके मुंह पर बंधा रुमाल हटाते हुए प्यार से उसका सिर सहलाने लगे। इसी ने मारा था ना तुमका? सच बताओ बहुरिया, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इस पर यति ने भैरव की ओर देखा। भैरव ने यति को घूरते हुए देखा। यति ने घबराते हुए अपना सिर हिलाकर मना कर दिया और फिर बाबा साहेब की ओर मासूमियत से देखने लगी। ना बहुरिया, डरे की बात ना ही रही। अब तुमको हमरे रहते दिक्कत ना होगी बहुरिया। कहा था ना कि जब तक तुम मौका नहीं दोगी हम तुम्हारे साथ कुछ गलत ना होने देंगे। बाबा साहेब ने भैरव को उठने का इशारा देकर अपनी ओर बुलाया। अब उठ वहां से और बहुरिया को लेकर जा अंदर। भैरव गुस्से में उठा और यति को वापस से गोद में उठाकर अपनी झोपड़ी की ओर ले जाने लगा।
इस पर बाबा साहेब ने पीछे से चिल्लाते हुए भैरव से कहा, रुको, वहां कहाँ जा रहे हो? बाबा साहेब की बात सुनकर भैरव के पांव वहीं रुक गए। आपने सही तो कहा कि अंदर लेकर जाऊं इसे। बाबा साहेब ने गुस्से में ही महल की तरफ अपनी छड़ी से इशारा किया। कोई नहीं जाएगा वहां। अंदर जाने का मतलब महल के अंदर जाना है। दोनों लोग आज से कान खोलकर सुन लो। अब से तुम दोनों का ठिकाना महल के अंदर होगा। ये लड़की अब से हमारी निगरानी में रहेगी। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मैं अंदर नहीं रहता। बस बहस बंद। हमरे सामने मुंह चलाने की हिम्मत भी की ना तो देख लेना फिर। बस इतना समझ ले, इस लड़की की सलामती ही तेरी सलामती है, और हमारा हुक्म जो टाले वो हमारा भैरव नहीं होगा। इस बात को सुनते ही भैरव के कदम वहीं रुक गए और अचानक ही उसकी आंखें नम सी हो गईं। यति के लिए यह सब बेहद अजीब था, लेकिन भैरव ने सिर झुकाते हुए बाबा साहेब से कहा, जी बाबा साहेब, आपका हुक्म, मतलब भैरव की जिंदगी। नारायण महल काफी बड़ा था। सीढ़ियां चढ़ते हुए भैरव यति को उसी कमरे में ले गया जहां उसे पहले दिन लाया गया था। महल की दूसरी मंजिल पर यति को गोद में लिए भैरव उस कमरे के बाहर पहुंचा। उसने गुस्से में ही यति को बेड पर पटक दिया। यति बेड पर गिरते ही बेहद डर गई। वो किसी तरीके से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेड पर पटके जाने से उसके सिर में अचानक वापस दर्द शुरू हो गया था। यति ने करहाते हुए अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया। यति का दर्द इतना तेज था कि वो खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी। मुंह से एक आवाज नहीं आनी चाहिए। सिर्फ तुम्हारी वजह से लड़की, आज मुझे इतना जलील होना पड़ा। तुम्हारी जान बचाने गया था मैं, और बदले में मुझे क्या मिला? अरे तुम जैसे लोगों की तो कभी मदद करनी चाहिए ही नहीं। तुम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ गले की फांस बनते हो, और फांस हमेशा निकाल कर फेंक देना चाहिए। मुझे भी यही करना चाहिए था। तुझे उसी दिन खरीदने के बाद बस निकाल कर फेंक देना चाहिए था। आज ये गले की फांस मेरे गले का फंदा बनकर मेरा ही गला काटने लग गई है। भैरव एकदम से यति के करीब आकर बेड पर चढ़ गया और फिर यति के दोनों तरफ अपने हाथों को रखते हुए यति के करीब आकर उससे कहने लगा, तुमने अगर अब कोई भी मुश्किल पैदा की ना तो सच कह रहा हूँ, अपने बारे में नहीं सोचूंगा मैं कि बाबा साहब मेरे साथ क्या करेंगे। सीधे तुम्हारा गला रेत कर तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, और जब लोग तुम्हें ढूंढने आएंगे तो तुम्हारा एक भी टुकड़ा उनके हाथ नहीं लगेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे टुकड़े फेंक दोगे। नहीं। तो फिर क्यों? क्योंकि तुम्हें जंगली कुत्ते पहले ही नोच कर खा चुके होंगे। मेरा हाथ खोल दो प्लीज, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। यति की बात सुनते ही भैरव एकदम से शांत हो गया और पीछे हटते हुए उसके दिमाग में वैद्य की बोली हुई बातें घूमने लगी। मैं तुम्हारे हाथ पैर सिर्फ एक शर्त पर खोलूंगा। अब तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू बहना नहीं चाहिए। तुम्हारे ये आंसू और भोली सूरत देखकर बाबा साहब बहक सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। चलो अब मुंह बंद कर अपना। इस पर यति ने बेहद मासूमियत से अपने मुंह को पूरी तरह से बंद कर लिया। यति जब आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी तब उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं क्या करूं? अपने आप ही आंसू गिर रहे हैं। मैं अब रो नहीं रही हूँ। मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ, तब तक चुप हो जाओ। अगर चुप नहीं होगी तो हाथ पैर नहीं खुलेंगे। और एक बात बता दूं, जहाँ मैं होता हूँ वहाँ मदद के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं आता। तो ये भूल जाओ कि मेरे होते इस कमरे में अब कोई पैर रखेगा। इतना कहकर भैरव कमरे से बाहर जाने लगा। इस पर जाते हुए उसके कदम रुक गए और फिर भैरव ने पीछे मुड़कर यति की तरफ देखा और उसे ताना देने लगा। ये मत सोचना कि इस बार भी तुम दरवाजा बंद करके मुझसे बच जाओगे। मेरे पास हर कमरे की अलग ही चाबियां हैं। इस बार अगर तुम कमरा बंद करके जमीन पर सोई तो मैं तुम्हें जमीन से उठाकर बेड पर नहीं लटाऊंगा, बल्कि तुम्हें उसी जमीन में गाड़ दूंगा। भैरव की बात सुनकर यति पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। 2 दिन पहले जब वो गृह प्रवेश के दिन कमरे में लाई गई, भैरव के जाते ही उसने कमरा बंद कर दिया था और जमीन पर सो गई थी, लेकिन उसकी आंखें बेड पर खुली थी। इसका मतलब? यति और भी ज्यादा डर गई। उसके दरवाजा बंद करने के बावजूद भैरव वापस कमरे में आया था और यति के साथ था, लेकिन यति को कुछ पता कैसे नहीं चला। यति इन सब सोचों में डूबी हुई सी बैठी थी, तभी भैरव वापस आ गया। आहट सुनते ही यति चौंक गई और हैरानी से भैरव की तरफ देखने लगी। भैरव ने देखा कि यति की आंखों में ना तो आंसू थे
और न ही वो अब पहले की तरह सिसकियां ले रही थी। मुंह खोलो। नहीं, पहले मेरे हाथ खोलो। रस्सी रस्सी यहीं थी कहीं पर। आज तुम्हें उल्टा लटका के मामला ही खत्म कर देता हूँ। घबराई हुई यति भैरव की रस्सी ढूंढने पर और ज्यादा घबरा गई और डरते हुए मुंह खोलकर कहने लगी, मैंने मुंह खोल दिया है। भैरव यति के मुंह में दवा रखते हुए उसके पास बैठा और फिर उसके सिर को पीछे से पकड़कर ग्लास से उसे पानी पिलाने लगा। यति ने जल्दी से पानी पिया और खिसक के भैरव से दूर बैठ गई। मेरी बात ना मानने का सिर्फ एक ही मतलब है, तुम मुझे मेरे दिए हुए वादे को तोड़ने की वजह दोगी, बस और कुछ नहीं। भैरव ने धीरे से यति को बेड से उठाकर खड़ा किया, फिर उसकी चादर में बंधी गांठ को खोलने लगा। भैरव ने धीरे से यति को चादर से आजाद करते हुए चादर को यति से अलग कर दिया। यति जैसे ही चादर से आजाद हुई वैसे ही उसकी आंखों के आगे पूरी तरह से अंधेरा छा गया और देखते ही देखते यति बेसुध होकर अपने होश खो बैठी। यति जैसे ही बेहोश हुई भैरव ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और यति को गोद में उठाए हुए उसे बेड तक ले गया। भैरव यति को बेड पर लिटाते हुए उसके बालों को ठीक करने लगा और यति से धीमे शब्दों में कहने लगा, तुम्हें बेहोश करना मेरी जरूरत थी। जब तक तुम गहरी नींद से उठोगी तब तक मेरा काम हो जाएगा। सुबह के शोर से पूरा महल गूंज रहा था। यति की आंख जब खुली तो उसकी आंखें कुछ धुंधली सी थी, उसमें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाजें उसके कानों तक पहुंच रही थी, न ही उसे कुछ समझ आ रहा था। यति का सिर बेहद भारी था और उसका गला सूख रहा था। इस पर यति अपने सिर पर हाथ रखते हुए आसपास देखने लगी। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन फिर उसका ध्यान खुद पर गया। यति घबरा गई। उसके शरीर पर एक बार फिर से कोई कपड़े नहीं थे। यति पर केवल एक मोटी चादर पड़ी हुई थी। कमरे में अब कोई भी मौजूद नहीं था। यति ने घबराते हुए याद करने की कोशिश की कि भैरव ने उसे दवा खिलाई थी। यति की सांसें एकदम से तेज हो गईं और वो घबराहट के कारण रोने लगी। उसने अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रख लिया और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। झूठ बोला था मुझसे, वादा किया था उसने, कहा था जबान का पक्का है। कैसे भरोसा किया मैंने उस पर। झूठा है वो। मैं बेवकूफ थी जो उसकी बातों में आ गई। एक बार फिर वही हुआ। मेरी जिंदगी तो जहन्नुम से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है अब। यति सिसक सिसक कर रोई जा रही थी। उसने चादर को अपने चारों तरफ लपेट लिया था और फिर अचानक ही दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज हुई। दुल्हन, दुल्हन उठ जाइए, अगले 2 घंटों में तैयार होकर नीचे आ जाना, बाबा साहब बुला रहे हैं आपको। दुल्हन, सो रही हैं क्या आप? दुल्हन, मैं थोड़ी देर में वापस जगाने आऊंगा। यति खुद को समेटे हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर रोए ही जा रही थी। तभी अचानक से ही दरवाजा खोलने की आवाज आई। भैरव दरवाजा खोलते ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ और फिर पलक झपकते ही उसने दरवाजे को बंद कर दिया। तुम्हें क्या हुआ है? जमीन पर इस तरह से क्यों पड़ी हो? यति ने बिना कुछ सुने और बिना कुछ सोचे ही भैरव के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया। 2 पल के लिए भैरव एकदम से चौंक गया था। सिर्फ भैरव ही नहीं, यति भी भैरव को थप्पड़ मारने के बाद 2 पल के लिए हद से ज्यादा सहम गई थी। यति के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इससे ज्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है। थप्पड़ पड़ते ही भैरव ने घूर कर यति की ओर देखा। धोखेबाज हो तुम और मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी बातों में आ गई। तुमने कहा था मुझे कुछ नहीं करोगे अगर मैंने तुम्हारी बात मानी तो, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला था और मैंने तुम जैसे घटिया इंसान पर भरोसा कर लिया और मैं तुम जैसे घटिया इंसान के उस झूठ में फंस गई। मैं गिड़गिड़ाती रही और तुम मुझसे कहते रहे कि तुम कुछ नहीं करोगे। फिर मुझे नींद की गोली देकर तुमने मेरे साथ, छी, सब जानवर हैं, सबके सब जानवर हैं। इतना तो समझ लो, आज के बाद मैं तुमसे नहीं डरती। अब या तो तुम मुझे मार दो, वरना तुमने मेरे साथ अगर ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी या तो खुद की जान ले लूंगी। भैरव ने गुस्से में ही अपने दोनों हाथों से यति के कंधों को जकड़ लिया और फिर उसे धमकाते हुए उससे भारी सी आवाज में कहने लगा, दोबारा मुझ पर हाथ उठाया या मुझे छूने की कोशिश भी की तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि मौत भी तुम्हारे पास आने से घबराएगी। भैरव यति को वहीं जमीन पर झटकते हुए उठकर खड़ा हुआ और फिर कमरे की अलमारी से कुछ कपड़े निकालते हुए यति के ऊपर जोर से फेंके।
अगले आधे घंटे में तू मुझे तैयार मिलनी चाहिए, और कमरे के बाहर निकलने के बाद अगर तेरी ये कैंची जैसी जुबान थोड़ी सी भी चली तो इतना याद रखना, तेरे साथ बंद कमरे में जो हो सकता है फिर वो सब महल में सबके सामने होगा, और मेरे खिलाफ जाकर कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। तेरी जरा सी भी चालाकी करने पर तेरी इज्जत का जनाजा 1000 लोगों के सामने निकलेगा। ध्यान रहे, आज तेरी मुंह दिखाई है, नीचे मुंह से एक आवाज ना निकले, वरना मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा तुझे। इतना कहकर भैरव कमरे से बाहर चला गया और जाते हुए उसने पलटकर यति से कहा, एक बात और, ये कभी मत सोचना कि तुम्हें मुझसे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अब से हर दिन, हर रात और तुम्हारी जिंदगी का हर एक पल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हारी जिंदगी मेरी है। यति ने थोड़ी देर बाद नहाकर कपड़े पहने और फिर चुपचाप बैठ गई कि तभी उसके पास एक आवाज आई, दुल्हन, दुल्हन पाँव ऊपर करना, वरना झाड़ू तुम्हारे पाँव में लग जाएगा। ये आवाज सुनकर यति घबरा गई। एक बूढ़ी सी ज्यादा उम्र की औरत जो यति के कमरे में साफ सफाई कर रही थी। तुम कौन हो? इस घर में तो कोई औरत नहीं रहती ना, और तुम मेरे कमरे में कैसे आए? इस पर उस औरत ने यति के सवालों का जवाब देते हुए अपनी बूढ़ी सी आवाज में कहा, मुझे यहाँ के लोग केतकी अम्मा कहते हैं, तुम्हारा ध्यान रखने वाली। यति उस केतकी अम्मा को ऊपर से नीचे हैरानी से देख रही थी। ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे पहली बार देखा हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया से कपड़े निकाल देती हूँ। दुल्हन की तरह सज धज कर नीचे आ जाओ। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत कमरे से बाहर चली गई। यति मन ही मन बोली, पर मैं तो इसे जानती ही नहीं, फिर ऐसा क्यों बोल रही है कि जैसे मैं इससे पहले कभी मिली हूँ?